हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसे हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है। तब पहले आप फर्स्ट पार्ट देख के फिर सेकंड पार्ट आप सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। आपको कोई भी पार्ट का चैप्टर सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप राजमन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि चैप्टर्स का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे। तो आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओवरव्यू में ये दिया रहता है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ेंगे ताकि हमें चैप्टर पूरा समझ में आए। तो देखते हैं ओवरव्यू में कि इस चैप्टर के हम अंदर क्या क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इसमें बताया गया है कि एक गांव के बारे में इस स्टोरी में लिखा गया है पालमपुर के। ये पालमपुर गांव जो है कितना अच्छे से डेवलप है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये गांव कितना डेवलप हुआ है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। इसमें बताया गया है कि फार्मिंग मतलब खेती इस गांव में सबसे बहुत मेन एक्टिविटी थी जो अधिकतर लोग करते थे, वो था फार्मिंग। खेती यहाँ पे ज़्यादा होती थी और छोटे मोटे अलग काम भी होते थे जैसे कि डेयरी का वर्क करना, ट्रांसपोर्ट का वर्क करना। डेयरी मतलब मिल्क, ठीक है, मिल्क का वर्क भी यहाँ पे होता था स्मॉल स्केल में, मतलब कम, जैसे कम उसका सौदा होता था, कम बेचा जाता था, ऐसे इसको स्मॉल स्केल कहते हैं। आगे है दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। लिखा गया है यहाँ पे किसी भी गुड्स को, ठीक है, किसी भी सामान को हमें प्रोड्यूस करने में, उगाने में हमें नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस चैप्टर को हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि बस आपको समझ में आए, ठीक है। अब ज़रूर इस पार्ट को समझ के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसमें नेचुरल रिसोर्स की भी ज़रूरत होगी, मैन मेड आइटम्स की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट मतलब हम लोगों की मेहनत भी लगती है, आदमी का पैसा भी लगता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना चीज़ लगती है। आगे है एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, हमें इस पालमपुर की स्टोरी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। यहाँ पे बताया गया कि हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक गुड्स को प्रोवाइड करने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले हमारा इंट्रोडक्शन है पालमपुर के बारे में। लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेवरबोरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। बताया गया है कि पालमपुर एक बहुत अच्छा गांव है, अपने अगल बगल पड़ोसी के गांव से भी वो अच्छा कनेक्टेड है। उसके पड़ोसी गांव का नाम है रायगंज, ठीक है। ये रायगंज 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, ठीक है। और जो रायगंज है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रोड हैं, वो गांव भी अलग अलग गांवों से अच्छा कनेक्टेड है। और रायगंज जो है उसके बगल में एक टाउन है, ठीक है। रायगंज के बगल में भी एक गांव है जिसका नाम है शाहपुर। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, टोंगास, बोगीज लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। इसमें बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा थी पालमपुर में, जैसे कि बुलक कार्ट हुआ, ठीक है, टोंगाज हुआ, जैसे ये सब पहले के ज़माने में यूज़ किए जाते थे कि आगे बैल वगैरह कुछ बांध के पीछे लोग लगा के अपना बैठते थे।
वुडन लगा के, ठीक है। और बोगीज वुडन कॉर्ड ड्रॉन बाई बफेलो, जो मैं बताई कि पीछे लकड़ी का वो बना के बैठने वाला, आगे बफेलो सेट करके लोग चलते थे। लोडेड विथ जैगरी, उसके ऊपर जैगरी भरते थे, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी अगर उन्हें सामान यहाँ से वहाँ करना है, ठीक है, तो वो इसी का यूज़ करते थे, किसका, बुलॉक कार्ट का। एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स, और कुछ इंजन के भी वो गाड़ी चलती थी, जैसे कि मोटरसाइकिल हुई, जीप हुई, ट्रैक्टर हुआ, ट्रक हुआ, ठीक है। इसमें बताया गया कि पालमपुर कितना अच्छा कनेक्टेड है, ठीक है। गांव होते हुए भी उसमें जीप ट्रैक्टर चल रहा है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेस, ठीक है। इस गांव में 450 परिवार रहती थी, 450 फैमिलीज़ बिलोंग करती थी अलग अलग कास्ट से। 80 फैमिली जो थी वो अपर कास्ट की थी, और जितना भी हाउसेस था जो अपर कास्ट के लोग थे उनके घर सीमेंट से, ईंटे से बने होते थे, प्लास्टर होता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द 80 अपर कास्टेज फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। 80 अपर फैमिलीज बिलोंग करती थी इस गांव में, पालमपुर में, उनके पास खुद की अपनी ज़मीन थी। देयर हाउस, उनके घर, सम ऑफ देम क्विट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टिंग, उनका घर ईंटे से बना होता था, सीमेंट से प्लास्टर भी हुआ रहता था। द SC Dalits comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। इसमें बताया गया है कि 450 फैमिली गांव में है, उसमें से 80 फैमिली अमीर कास्ट से, मतलब ऊपरी कास्ट से है, और जो पॉपुलेशन के जो 1/3 है, ठीक है, 1/3 पार्ट क्या है, दलित से भरा हुआ है, और जो दलित का घर है वो भूसे से, मिट्टी से बना हुआ है। अब देखिए अगर 450 पॉपुलेशन है, उसमें से 80 अमीर हैं और 1/3 गरीब है, तो 1/3 इंटू 450, तो आंसर आ जाएगा 1/3 आपका कितना फैमिली होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कुछ लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक का भी कनेक्शन होता था। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी पावर जैसे ट्यूबवेल्स भी यहाँ पे यूज़ होता था, ठीक है, इससे भी लोग बिजनेस करते थे छोटा मोटा। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 छोटे बच्चों का स्कूल था, 1 बड़े बच्चों का स्कूल था, ठीक है, मीन्स 2 प्राइमरी स्कूल था, 1 हाई स्कूल था। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, ठीक है, जहाँ पे बीमार आदमियों को ट्रीट किया जाता था। इस फिगर में दिखाया गया सीन ऑफ द विलेज, विलेज की सीन है, मतलब देखिए इसमें बुलॉक कार्ट का यूज़ हो रहा है, पीछे ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, उसके पीछे देखिए झोपड़ी बनी हुई है, मीन्स दलित की घर है तभी तो ये सिर्फ झोपड़ी है, वरना अगर वो बड़े कास्ट का होता तो पेंटेड रहता। आगे हमारा है द डिस्क्रिप्शन एवब सो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। इसमें बताया गया है कि इस लाइन में बोला गया है कि जितना भी हम ऊपर पढ़े हैं उसको हमें पढ़ने से ये दिख रहा है कि पालमपुर एक बहुत बढ़िया गांव है जिसमें ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी भी उपलब्ध है, इरिगेशन भी होता है, सिंचाई, स्कूल भी खुले हैं, हेल्थ सेंटर भी हैं। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। ये हम लोगों को कह रहा है कि ऐसे गांव आप भी बनाइए या तो कंपेयर कीजिए अपने अगल बगल गांव से। आगे है द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। In village across India, farming is the main production activity. The other production activity referred to as non-farm activity include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about production. इसमें बताया गया है कि विलेज के जो ऊपर स्टोरी लिखी गई है इसमें, मतलब पालमपुर की जो स्टोरी है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है। इसमें ये शो किया गया है कि एक गांव को कैसा रहना चाहिए, कितने टाइप्स के कैसे कैसे प्रोडक्शन करने चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए, फार्मिंग ज़्यादा होनी चाहिए गांव में। और बताया गया कि इस गांव में कुछ लोग
फार्मिंग से दूर रहकर भी काम करते थे। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता था, कोई शॉपकीपिंग मतलब दुकान खोलने का काम करता था। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कई तरह की भी एक्टिविटी की जाती थी। आगे है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसको अब हम देखने वाले हैं। आते हैं तब, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को मतलब ग्रो कराने में, कोई भी चीज़ रहे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। पहला तो हमारा एक धरती है, ज़मीन है, जो कि बहुत ज़रूरी है फार्मिंग के लिए। ज़मीन नहीं रही तो हम फसल कैसे उगाएंगे। अब हमारी ज़मीन में सब कुछ आ जाएगा, जैसे वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, मिनरल हुआ, मतलब लैंड के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं अब वो लैंड में आ जाएगा। हम मेन इसमें पढ़ेंगे सिर्फ। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी लेबर होती है। ठीक है, अगर ज़मीन रहकर भी क्या करेगी अगर लेबर नहीं रहेंगे तो। पीपल हु विल डू द वर्क, इसमें बताया गया कि जो पीपल काम करते हैं वही लेबर होते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। लेबर में भी कई तरह के होते हैं, एक तो जो काम कराते हैं वो भी लेबर में ही आते हैं, एक तो जो काम करते हैं वो भी लेबर में ही आते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक हमें लेबर की बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं कि कैपिटल का मतलब मनी होता है, बट इसमें देखिए क्या है कैपिटल का मतलब, द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब कि जो हर पल हमेशा ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हमेशा जो ज़रूरत पड़े उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल्स। अब यहाँ पे बताया गया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल कैपिटल में आती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। टूल हुआ, मशीन, बिल्डिंग टूल, मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मिंग, प्लव, sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machine, buildings can be used in production over many years are called fixed capital. इसमें बताया गया कि कई तरह की कैपिटल भी होती हैं। ठीक है, फिजिकल कैपिटल में 2 तरह की कैपिटल आती हैं, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हम देखते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल हमारा होता है कि जो हम चीज़ एक बार फिक्स कैपिटल मतलब जो चीज़ हम कई साल यूज़ कर सके किसी भी फार्मिंग के लिए। जैसे हम ट्यूबवेल हुआ, एक बार यूज़ करके हम उसे हटा तो देंगे नहीं। ठीक है, बिल्डिंग्स हुआ, मशीन हुआ, ये सब कई दिनों तक भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। इसे कच्चे मटेरियल, ठीक है, जिसको हम एक बार लगा दें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में फिर वो दोबारा काम में ना आए। मनी भी हुआ हमारा। ठीक है, जैसे कि एक बार हम मनी यूज़ कर दिए तो क्या वो मनी रिटर्न तो आता नहीं है, इसलिए इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न used by the weavers and clay used by the potters. Also some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw material and money in hand are called working capital. Unlike tools, machine and buildings, these are used up in production. इसमें बताया गया कि कुछ ऐसी ज़रूरत चीज़ें भी होती है, जैसे मैं आपको अपने तरफ से एग्जांपल दे रही हूँ। फर्टिलाइज़र हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ हुई जो कॉमन चीज़ हुआ। वाटर हुआ, क्या वही वाटर आप सेकंड टाइम यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल हुआ। आप इतना याद रखिए कि जो चीज़ एक बार से दोबारा में ना यूज़ में आए वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा, जो कई बार हम यूज़ कर सकें, मतलब जनरेटर हुआ, ये सब तो हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा फिक्स कैपिटल हुआ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट और है you will knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in market. These days called human capital.
वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। इसमें बताया गया कि ह्यूमन कैपिटल की सिर्फ हम एक डेफिनेशन टाइप की पढ़ ले रहे हैं इसमें, बट आगे वाले चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़िया से पढ़ेंगे। बट हम डेफिनेशन तो पढ़ता कर लेते हैं। ये क्या है भाई? हमारा ह्यूमन कैपिटल वो होता है कि जो 3 ऊपर की जो नेसेसरी चीज़ें बताई गई थी, अगर हम उन तीनों चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, अगर हमारे पास उतना दिमाग है कि हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को एक साथ अगर हम हैंडल कर लेते हैं, तो हमारा वो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि ह्यूमन का नॉलेज ही क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है। अगर नॉलेज रहेगा तभी तो वो 3 काम को एक साथ यूज़ करेगा। मतलब एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल्स एंड ह्यूमन कैपिटल्स। यहाँ पे फिर वही बात रिपीट की गई है कि हर एक काम क्या होगा? इन 4 चीज़ों को लेके होगा। ठीक है, हमें उसमें 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें बताया गया कि इस पहले चैप्टर में हम 3 प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स लैंड के बारे में, लेबर, फिजिकल कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल के बारे में ऊपर ही बता दिया है कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस कैपिटल में हम मतलब इसमें हम क्या फिजिकल कैपिटल तक पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अब स्टार्ट हुआ है मेन पार्ट। ठीक है, स्टोरी का। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग की क्या मतलब स्थिति थी, कंडीशन थी, वो इसमें बताया गया है। लैंड इज़ फिक्स। वहाँ की लैंड क्या थी? फिक्स थी। इसका क्या मतलब? आइए हम अंदर देखते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। They could be farmer or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farm. इसमें बताया गया कि 75% जो पीपल थे, ठीक है, 100 में से 75% पीपल किस पे डिपेंड थे? सिर्फ एक फार्मिंग पे डिपेंड थे। ठीक है, तो फार्म के लिए लेबर भी उतना ज़्यादा हो चुके थे। ठीक है, तो जो मतलब यहाँ की जो ज़मीन थी वो बढ़ नहीं रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? But remember that there is a basic constraint in raising from production. Land area under and cultivation is practically fixed. ठीक है, since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. मतलब बता रहा है कि 1960 तक सबकी लैंड बढ़ जाती है, कि मतलब कुछ कुछ चीज़ों को हटा के वहाँ पे किया जाता है लैंड, तो लैंड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ग्रेन भी ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 1960 तक कुछ बढ़ा ही नहीं, मतलब लैंड में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। बाय देन तब क्या होता है? सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। फिर कुछ कुछ ऐसे लैंड थे जो कि कहाँ कल्टिवेट कर दिए गए, मतलब जैसे कि कुछ जो बेकार ज़मीन पड़ी थी उसमें भी अब खेती होने लगी। These exist no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. मतलब फिर भी कोई बढ़ावा नहीं होता है लैंड कल्टीवेशन, मतलब वेस्ट लैंड को यूज़फुल लैंड में लाने के लिए। ये जो ब्लू कलर का बटन है उसमें बताया गया है कि मतलब 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होता है। ठीक है, और फिर लोग बीघा, ग्विंठा, इन सबों से भी लोग नापते हैं, बट जो मेन फार्मूला होता है वो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है। कितना इंपॉर्टेंट था ना, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा लैंड के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फॉर्म द सेम लैंड। इसमें बताया जा रहा है कि एक और तरीका था, लेकिन कि एक लैंड पे हम कई क्रॉप उगा दें, ताकि हमारी लैंड बड़ी नहीं है तो ग्रैनी ज़्यादा हमें प्रोड्यूस मिले। ठीक है, मतलब हमारी ज़मीन बड़ी नहीं है तो हमें खाना ज़्यादा हम इससे उगा सकें, इसकी व्यवस्था की गई। अब व्यवस्था क्या है भाई, अब ये देखते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक है, इस गांव में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। हर लैंड मतलब कल्टीवेट हो चुकी थी यहाँ की पालमपुर की। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। एक भी लैंड बची हुई नहीं थी।
ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन यानी खरीफ के टाइम में ये लोग क्या करने लगे, ज्वार और बाजरा बोने लगे, ठीक है। फिर उसके उसी में जो कि कैटल खाते हैं, ठीक है, मतलब जानवर खाते हैं ज्वार और बाजरा। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। फिर उसके बाद लोग क्या किए, अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो लगाने लगे। फिर ठंडी में रबी सीजन में ये लोग क्या लगाने लगे, वीट लगा दिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप ध्यान से इसको पढ़िए, वीडियो पॉज मत करिएगा, बहुत हेल्पफुल चैप्टर भी है आपका, तो इसको पूरा पढ़िएगा। इसलिए आराम से ही पढ़ा रही हूँ और फिर इसीलिए इसको कई 2 पार्ट में ख़त्म करूँगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि थोड़े से ज़्यादा प्रोड्यूस, जैसे कि एक लैंड में कई चीज़ बोने से ज़्यादा जब अनाज पैदा होने लगा तो ये लोग रायगंज शहर में जाके बेचने लगे। खाने भर का रखते थे अपने फैमिली में और एक्स्ट्रा सरप्लस मतलब अधिक चीज़, ठीक है। अपने यूज़ से जब ज़्यादा बचता है उसको सरप्लस बोलते हैं। तो सरप्लस थिंग्स ये लोग रायगंज मार्केट में जाके बेचने लगे। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डेवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड 1 एवरी ईयर, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि शुगर कैन को भी हम लोग उगाते थे, ठीक है, मतलब गन्ना, तो उसको भी उगाते थे। तो वो 1 साल का पूरा टाइम लेता था उगने में। कौन, शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। जब मतलब कि वो गन्ने से जब वो गुड़ निकलता था तब ये लोग अपने घर वालों के लिए रख के क्या करते थे, बाहर बेच आते थे। शाहगंज मार्केट में ये लोग बेच आते थे। अब है कि द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री क्रॉप डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर। पूछा जा रहा है क्या ऐसा रीजन था कि जो एक ही साल में 3 क्रॉप उगा ले रहे हैं लोग। फिर क्या हुआ कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड सिस्टम था, ठीक है। पालमपुर में पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हर एक पेड़ इरिगेट हो सकता था अच्छे से। इलेक्ट्रिसिटी केम ईयरली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई पालमपुर में जल्द ही। वेयर आई एम, कहाँ पढ़ा रही थी भाई, भूल गई। मैं तो खुद पढ़ाते पढ़ाते इतना मगन हो गई भाई, मैं कहाँ गई। अरे भाई मिलो ब्रो, कहाँ हो तुम, मिलो तो सही। अच्छा मिल गया, हाँ गायब हो गया था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द व्हील्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड। पहले लोग कुआं का यूज़ करते थे, ठीक है, पालमपुर गांव में पानी घींच के लाते थे, तब अपने फील्ड को मतलब इरीगेट करते थे। बट जब पीपल देखें कि ट्यूबवेल्स भी आ गया है अब अपने यहाँ, मतलब चलने लगा है, लॉन्च हो गया है, तो ये लोग इरीगेट मतलब वो ट्यूबवेल मंगाने लगे, ठीक है। और एक साथ बड़ी बड़ी लैंड, ठीक है, लोग इरीगेट कर देते थे। अरे भाई ये लोग भी तो बढ़ रहे हैं, कुछ पार्टी तो देनी ही चाहिए, बट देंगे ही नहीं, हम कह के भी क्या कर पाएंगे। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। एक साथ बहुत ज़्यादा लैंड भी लोग आराम से इरीगेट कर ले रहे थे। द फर्स्ट ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाई द गवर्नमेंट सोन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के लोग क्या किए, पहला ट्यूबवेल्स जो था अपने हेल्प के लिए लोग गवर्नमेंट से मंगवाएं, फिर उसके बाद क्या किए लोग, सबके घर में प्राइवेट ट्यूबवेल्स आने लगा खरीद के। बड़ा बढ़ रहे हैं भाई ये लोग, नज़र न लगे। एज अ रिजल्ट बाई मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेट, ठीक है। 1970 में क्या होने लगा कि 200 हेक्टेयर लैंड अपने आप बढ़ने लगा, अपने आप मतलब इरीगेट हो जाता था। अब लिखा नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवाइनिंग प्लेन कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री वी वेल इरीगेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट plateau region such as the Deccan Plateau have low level of irrigation on the
of the total cultivated area in country, little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. इसमें बताया गया है ना कि जैसे कि हर गांव में इरिगेशन का सिस्टम नहीं था, ठीक है, हर जगह क्या सिंचाई तो हो नहीं पाती है, तो बट इस गांव में क्या था, सिंचाई भी अच्छे से हो जाती थी। और जो 40% लैंड थी वो सब जो बारिश होती है ना उसकी डिपेंडेंट होती हैं, जब बारिश पड़ेगी तब हम उगेंगे। अब आगे है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। लिखा है कि एक साल में एक ही ज़मीन में 2 से 3 क्रॉप उगाना ही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। हम आगे देखे हैं कि लोग रेनी सीजन में ज्वार बाजरा लगा देते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर में लोग क्या पोटैटो लगा देते हैं, नहीं सॉरी रबी सीज़न में, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या हुई, मल्टीपल क्रॉपिंग हुई, एक ही फील्ड में एक ही साथ और फिर एक ही सेम लैंड पे एक ही ईयर में कई क्रॉप उगाना ही हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अब आते हैं आगे, इट इज़ मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन विलेज ऑफ लैंड। इसमें कहा गया है कि तब तो भाई ये अच्छा तरीका है कि अपने छोटी सी लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन उगा के पैसा कमाओ। फिर मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, ठीक है। मतलब ये काम ऐसा 15 से 20 साल तक होता रहा कि घर की रसोइयाँ ऐसे ही खाना बना दी थी। यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, भाई खाने के लिए आपके लिए नहीं रखा गया है, पहले बता दे रही हूँ, लालच तो बिल्कुल मत करना, कान काट लिए जाएंगे। पहला हमारा वीट है, दूसरा बाजरा है। बाजरा हमें ज़्यादा पसंद आएगा, आपको हमें पता है, क्योंकि बाजरा हमारा तो खाना है नहीं, ठीक है। शुगर केन भी आएगा, हम तो हाथी हैं भाई पहले से। पोटैटो भी आएगा, पोटैटो तो खाते ही हैं। अभी इसमें देखो बताया गया ना कितनी मतलब कौन कितना कल्टीवेटेड है, तो ये आप अपने से भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप एक बार बस देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन। क्या बहुत ज़रूरी है एरिया को इरीगेट करना, क्यों? मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि हाँ किसी फील्ड को बिना इरीगेट किए वो कोई भी फल नहीं देगी। यही सब आप अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर। लिखा गया है कि आप पढ़ चुके हैं पालमपुर में कैसे मतलब ग्रो किया जाता है क्रॉप। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन। इसके नीचे देखिए यहीं पे एक वो दिया होगा, हाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो लिखा है नेम ऑफ क्रॉप मंथसोन, ये एक वो दिया टेबल, इसको कंप्लीट करना है देख के, ऊपर वाले का ऊपर को पढ़ के नीचे का टेबल कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। बताया गया कि हम एक ही ज़मीन में एक ही साल में हम अपने हर फल मतलब सब्जी फल को मैं उगा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मतलब जैसे कि मेरे पास शक्ति भी हो गई है, ठीक है। अब आगे है कि एक साथ एक ही फील्ड में कई चीज़ें उगा लेना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। तो उसकी कहने का मतलब मैं बाहुबली हो गया हूँ भाई, सब सोचा रहे भाई क्या ऐसा चीज़ चल गया पालमपुर में, एक साथ इतना क्रॉप ग्रो हो रहा है, लेकिन क्या वो बाहुबली थोड़ी ना है, उसको तो भाई अपनी बस एक मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा था। अब है कि द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर इल्डर। मतलब एक दूसरे का लोग देख देख के, ये आपको पता होगा, ये इंडिया की पहचान है कि एक दूसरे की चीटिंग करने के चक्कर में अपना भी बीतते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी वो लड़का जो है ना, मतलब लड़का क्या मतलब जो वहाँ के आदमी लोग हैं, मान लेते हैं एक लड़का है, 2 लड़के हैं, एक लड़का अपने फैमिली में अगर वो मतलब इसका यूज़ करता है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ करके वो ज़्यादा फल उगा रहा है अपने खेत में, तो ये लोग भी उगाएंगे दूसरे लोग। 1916 के बीच में द सीड वॉज इन कल्टिवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस रिलेटिवली टू yield and traditional seed needed less irrigation. Farmer used cow dung, other natural manure as fertilizer. बताया गया कि पहले क्या होता था, जो काउ डंग यानी गोबर होता था ना, जो गाय का छी उसको फर्टिलाइज़र बना के यूज़ किया जाता था। all these were readily available with the farmers who did you
who did you not to buy them? फार्मर्स के काऊ डंग यूज़ किए जाते थे और ये सब चीज़ अक्सर पहले ज़्यादा अवेलेबल होती थी, इसलिए भी। अब हमारा है कि द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द लेट 1916 introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties HIV of seed compared to the traditional seed. That's why HYV seed promised to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce from larger quantity of food grain than were possible earlier. HYE seed, however, needed plenty of fuel and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result. Higher yield were possible only from a combination of HYE seed, irrigation, chemical fertilizer, pesticide. इसे पूरे पैराग्राफ में आपको ये ना लगे कि एक भी लाइन छूटी हुई है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही विधिवत से बताऊंगी। इसमें बताया गया है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, मतलब जैसे कि खेती के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, तब से ये लोग क्या सोचने लगे कि हमारा ज़्यादा खेती हो, हम ज़्यादा पैसा कमाएं। बट लैंड इन लोगों के पास ज़्यादा थी ही नहीं। हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि लैंड इन लोगों की क्या थी, फिक्स थी। अब ये लोग अपने जो जितने बगीचे थे सबको लोग क्या करने लगे, क्रॉप उगाने लगे। बट फिर भी इन लोगों का क्रॉप नहीं उग रहा था, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, सीड मतलब मॉडर्न चीज़ का यूज़ कर रहे थे। जैसे एक सीड आती है ना कि उसको अगर डाल देंगे अपने खेत में तो बहुत ज़्यादा फल, मतलब बहुत ज़्यादा देगी फल, ठीक है। तो बट उससे नुकसान भी है, घाटा भी है। नुकसान घाटा हम क्या बाद में पढ़ेंगे कि क्या उससे नुकसान भी होता है। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी खाद हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, चूहों को मारने वाली दवा हुई, सनलाइट खाने वाली दवा हुई, तो क्या हम ये कर सकते हैं। अब ये ठीक है। Farmer of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh was the first to try out the modern farming method in India. मतलब पंजाब में और हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये लोग क्या थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बहुत आगे थे। मतलब ये लोग सबसे पहले क्या किए थे, सीड हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज़ किए थे। देखिए आप पहले पिक्चर में आ जाइए, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिया गया है, ठीक है। पहले आप हार्विंग HYE सीड यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, पम्प सेट, कैनल्स, डीजल फार्म मशीनरी, ये सब हमारा मॉडर्न है, ठीक है, जो हम पहले यूज़ नहीं करते थे। पंजाब हुआ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये इन सबों में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। और इस रीजन यहाँ के लोग, ठीक है, द फार्मर्स इन द रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड, मतलब इस देश में ना लोग कोई भी चीज़ अगर लोग जुताई करनी रहती थी, मतलब पानी छिड़कना रहता था, तो लोग ट्यूबवेल से छिड़कते थे, पानी का भी नुकसान होता था। और HYE सीड भी यूज़ करते थे। HYE सीड यूज़ करने का मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र टाइप का हो गया। इसमें मतलब चूहे मारने की दवा डालनी पड़ी हम लोगों को, और मतलब वो क्या बोलते हैं, जानवर मारने की दवा पड़ी, तो आपकी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब तो ये जो लेटेस्ट डिस्कस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग विदाउट डिप्रेशन आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए, और जिसका नेक्स्ट वीडियो होगा मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगी कुछ टाइम बाद। तो आप इसको पूरा पढ़िए और ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगले टाइम इसको वीडियो पॉज करके रख दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम भी देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर पूरा देखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये स्टोरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स का। तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।